वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल इवोल्यूशन के बारे में। तो जैसा कि आपने केमिकल इवोल्यूशन में देखा कि वहाँ पर डिफरेंट फेजेस, एटॉमिक फेज, मॉलिक्यूलर फेज और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था। तो इस टाइप से जो लास्ट में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, उनसे कैसे एक प्रोटोसेल या प्रोकैरियोट सेल बनी होगी, उसकी स्टडी हम करेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में। इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन देयर आर डिफरेंट स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप आइसोलेटिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने वो कैसे आइसोलेशन हुआ उनका। सेकंड, ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट सेल। थर्ड, ओरिजिन ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो प्रोकैरियोट्स बने उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस टाइप का था। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड लास्ट फॉर्मेशन ऑफ यूकैरियोट सेल या ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट सेल। इन सभी के लिए कौन कौन सी एसेंशियल कंडीशन है, इट मींस ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए कौन कौन सी एसेंशियल कंडीशन है। देयर आर 3 एसेंशियल कंडीशन। फर्स्ट, self-replicating units. It means there is a proper supply of a self-replicating unit. यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जो सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। इट मींस जेनेटिक मटेरियल, वो डीएनए है या आरएनए है। तो सबसे पहले कौन सा रहा होगा? ऑब्वियसली आरएनए होगा, है ना, क्योंकि डीएनए आरएनए से ही बना है। आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में भी देखा है कि डीएनए आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बनाता है? डीएनए बनाता है। उसमें फिर म्यूटेशन हुआ होगा, है ना। तो इस टाइप से सेकंड कंडीशन है म्यूटेशन, मींस जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट है, कॉपिंग के समय उसमें एरर होना बहुत जरूरी है। अगर एरर नहीं होगी या म्यूटेशन नहीं होगा तो एक न्यू फिनोटाइप क्रिएट नहीं होगा, एक नया जो फीचर्स है वो डेवलप नहीं होगा, इसलिए म्यूटेशन जरूरी है। एंड थर्ड कंडीशन, सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड पार्शियल आइसोलेशन। जो रेप्लिकेटिंग सिस्टम है उसको प्रॉपर एनर्जी सप्लाई होनी चाहिए और पार्शियल आइसोलेशन, जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उससे उसका पार्शियल आइसोलेशन भी होना चाहिए। सो हाई टेम्परेचर इन प्रिमिटिव अर्थ fulfill the requirement of mutation, यानी कि म्यूटेशन की कमी को किसने पूरा किया? जो हाई टेम्परेचर था। हाई टेम्परेचर से क्या हुआ? जो रिएक्शन हो रही है या जो केमिकल या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ उसमें हाई टेम्परेचर ने म्यूटेशन का रोल प्ले किया। अदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट्स, जो जेनेटिक मटेरियल बने, जो नाइट्रोजिनस बेस बने, नाइट्रोजिनस बेस से पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड चेन और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड बना होगा, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट का काम किया होगा, है ना। तो ये एसेंशियल कंडीशन है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टडी करते हैं फर्स्ट स्टेप को, दैट इज आइसोलेटिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, है ना। देयर आर 2 हाइपोथेसिस रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रीबायोम या प्रोटोसेल, है ना। सबसे पहले यहाँ पर 2 हाइपोथेसिस हैं प्रोटोसेल फॉर्मेशन के लिए। 2 हाइपोथेसिस, उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले एक प्रोटोसेल बना होगा और उस प्रोटोसेल से एक प्रोकैरियोट सेल बना होगा। सो 2 हाइपोथेसिस कौन सी हैं? फर्स्ट, कोएसरवेट, and second is microsphere. Okay, first hypothesis, coacervate hypothesis, proposed by Oparin. It is proposed by Oparin, and according to this hypothesis, biomolecules or complex organic molecules aggregate
and form a aggregation surrounded by a film of water। यानी कि सबसे पहले जो ओपनिंग हेल्डर ने बताया कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे वो आपस में एग्रीगेट हुए होंगे, एक साथ मिले होंगे और एक साथ मिल करके उन्होंने क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर जिसको नाम दिया गया कोएसरवेट, है ना। कौन कौन से मॉलिक्यूल थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड। इन सभी का एग्रीगेशन हुआ और इनके एग्रीगेशन से क्या बना? कोएसरवेट। ओके, कोएसरवेट। These molecules surrounded by a film of water, and these water film act as a physical barrier between the coacervate and the surrounding medium। surrounding medium क्या था? C, है ना, क्योंकि ये कहाँ पर हुआ? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सी वाटर में बने होंगे और जब उनका एग्रीगेशन हुआ वो आपस में मिले और उनके चारों ओर एक वाटर फिल्म बनी और ये वाटर फिल्म बनने से उनके बीच में आइसोलेशन हुआ। इसी को पार्शियल आइसोलेशन कहा गया, यानी कि वो पूरी तरह अलग नहीं हुए, पार्शियल आइसोलेशन हुआ और उनके बीच में मटेरियल का एक्सचेंज इसके थ्रू हो रहा था। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर मेम्ब्रेन नहीं थी, केवल एक वाटर फिल्म थी और वाटर फिल्म वो किसकी तरह काम कर रही थी? एज ए बैरियर। ओके, तो फर्स्ट हाइपोथेसिस में कोएसरवेट्स को लाइव नहीं मान सकते, ये लिविंग थिंग्स या लिविंग सेल नहीं थी क्योंकि इसके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं थी। सेकेंड हाइपोथेसिस दैट इज माइक्रोस्फीयर hypothesis। It is proposed by Sidney W. Fox। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये हाइपोथेसिस प्रपोज की एंड अकॉर्डिंग टू सिडनी फॉक्स माइक्रोस्फीयर is a collection of organic compound surrounded by double membrane। ये भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे and surrounded by double membrane। ठीक है, वो एक किस टाइप का स्ट्रक्चर था रहा होगा? एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहा होगा इस टाइप से और इस टाइप से। ये इसमें बर्डिंग दिखा रखी है इन्होंने क्योंकि लास्ट में प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। Sidney Fox demonstrate that these microsphere are formed from the proteinoids। प्रोटीनॉइड्स से बना है और प्रोटीनॉइड्स क्या है? एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर have branched amino acid, have a chain of branched amino acid। प्रोटीनॉइड से बना है ये माइक्रोस्फीयर। He also demonstrate that proteinoids after the dehydration reaction formed the microsphere at 180 degree temperature। इतने टेम्परेचर पर जब उसने प्रोटीनॉइड्स को डिहाइड्रेट किया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन की, तो उसने क्या देखा कि वो प्रोटीनॉइड्स
से माइक्रोस्फीयर बन रहे हैं। और वो किस टाइप के थे? स्फेरिकल सेल लाइक स्ट्रक्चर। And he called them proteinoid microsphere. Proteinoid microsphere कहा उसने इसको। And he also tell about that these proteinoid structure made about 3 billion years ago। और ये बताया उसने कि ये 3 बिलियन ईयर्स एगो पहले बने होंगे। एंड दीज माइक्रोस्फीयर हैव एबिलिटी टू परफॉर्म ग्रोथ, मोटिलिटी, बाइनरी फिजन, and also reproduce by budding। यानी कि उसमें क्या एबिलिटी थी माइक्रोस्फीयर में? माइक्रोस्फीयर ग्रोथ शो करता था और उसमें मोटिलिटी, बाइनरी फिजन और बडिंग के थ्रू वो रिप्रोडक्शन भी कर सकता था। सो सम इन्वेस्टिगेटर कंसीडर दैट माइक्रोस्फीयर वाज द फर्स्ट लिविंग सेल। ये माइक्रोस्फीयर को फर्स्ट लिविंग सेल कहा गया। ओके, तो यहाँ पर 2 हाइपोथेसिस हैं। प्री बायोन्स या जो प्रोटोसेल है उसके फॉर्मेशन के से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहले कोएसरवेट्स एंड सेकंड माइक्रोस्फीयर, जिसमें ऑपेरिन हेल्डन ने बताया कोएसरवेट्स हाइपोथेसिस में कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो आपस में एग्रीगेट हुए होंगे और वाटर फिल्म से वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से सेग्रीगेट हुए। सेकंड हाइपोथेसिस माइक्रोस्फीयर, सिडनी फॉक्स के अकॉर्डिंग उसने ये बताया कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एक डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे और वो किससे बने हैं? प्रोटीनॉइड से, प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर से बने और उनके अंदर ग्रोथ शो करने की एबिलिटी, मोटिलिटी और रिप्रोडक्शन की एबिलिटी थी, इसलिए उसको फर्स्ट सेल माना गया। आफ्टर दैट ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट, सेकंड स्टेप इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, दैट इज ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट सेल। Origin of prokaryote cell from the protocell take place about 3.5 billion year ago। इतने समय पहले प्रोकैरियोट सेल का ओरिजिन हुआ प्रोटोसेल से। एंड these prokaryote cells do not have nuclear membrane, means no nuclear membrane, no cytoskeleton, and no complex cell organelles। Okay, and these prokaryote cells divide by binary fission। बाइनरी फिजन के थ्रू वो डिवाइड हो सकती थी। एंड सम ऑफ द नोन ओल्डेस्ट fossil cell appear as a stromatolite। स्ट्रोमेटोलाइट्स के फॉर्म में ओल्डेस्ट फॉसिल सेल वो दिखाई दी एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रोमेटोलाइट्स। एंड स्ट्रोमेटोलाइट्स आर प्रेजेंट टुडे इन ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। ये किस में प्रेजेंट है आज के समय में?
ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। तो ये ओल्डेस्ट फॉसिल्स मिला जिससे प्रूव होता है कि जो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स रहे वो किस टाइप के रहे होंगे उनके अंदर, या कैसे उनका ओरिजिन हुआ। थर्ड स्टेप, दैट इज origin of mode of nutrition. Mode of nutrition. So earliest prokaryotes, first of all, so heterotrophic mode of nutrition. सबसे पहले वो किस टाइप से होंगे, किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनमें था, हेटरोट्रॉफ। दे फॉर्म देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से विद द हेल्प ऑफ सी ब्रोथ। ओके, जो सी में ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट था उसमें फर्मेंटेशन के थ्रू वो अपना भोजन बनाते थे। तो सबसे पहले जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप हुआ वो कौन सा था, हेटरोट्रॉफ, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था उससे वो अपना भोजन फर्मेंटेशन के थ्रू बनाते थे। नेक्स्ट ऑटोट्रॉफ। Autotroph. When most of the organic matter were exhausted, the development of autotrophs take place. यानी कि जब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादातर ऑर्गेनिक मैटर जो कंज्यूम कर लिया गया उसके बाद ऑटोट्रॉफ्स डेवलप हुए एंड दे यूटिलाइज एनर्जी और लाइट एनर्जी एंड प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। ऑटोट्रॉफ्स आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहले रहे होंगे वो कीमो ऑटोट्रॉफ, एंड सेकंड फोटो ऑटोट्रॉफ। सेकंड फोटो ऑटोट्रॉफ्स रहे होंगे। कीमो ऑटोट्रॉफ्स, they manufacture their food material with the help of energy released by inorganic reaction. जो inorganic reaction है उनके थ्रू जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको यूटिलाइज करके वो अपना भोजन बनाते थे। सेकंड टाइप्स के तो ये सभी क्या थे, एनारोब्स, एनारोबिक प्रोकैरियोट्स। ये एनारोबिक प्रोकैरियोट्स रहे होंगे। सेकंड टाइप फोटोऑटोट्रॉफ्स। फोटोऑटोट्रॉफ्स फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट एनारोबिक फोटोऑटोट्रॉफ्स। They utilize hydrogen sulfide as a source of hydrogen. उन्होंने वाटर को यूज नहीं किया, उन्होंने क्या यूज किया, H2S, and split it in the form of hydrogen and sulfur. इसको हाइड्रोजन को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी या उसमें हाइड्रोजन को यूज किया किसके थ्रू, हाइड्रोजन सल्फाइड से, और फूड मैन्युफैक्चर किया। सेकंड टाइप्स के जो थे वो क्या है, एरोबिक फोटोऑटोट्रॉफ। Aerobic phototrophs, they utilize water as a source of hydrogen and carbon dioxide, and in the presence of sunlight they manufacture their food. Okay, इन्होंने जो एरोबिक फोटोट्रॉफ्स थे उन्होंने वाटर को यूटिलाइज किया, CO2 को यूटिलाइज किया और
तब उन्होंने अपना फूड मैन्युफैक्चर किया एंड दे रिलीज ऑक्सीजन। ओके, एरोबिक एंड फोटोऑटोट्रॉफ्स, इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज की एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है ओरिजिन ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि कौन कौन सा मोड रहा होगा, कौन कौन सा मोड ऑफ ओरिजिनेट हुआ। तो सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स थे वो क्या रहे होंगे, वो हेटेरोट्रॉफ्स थे और फर्मेंटेशन के थ्रू अपना भोजन ऑर्गेनिक मैटर से बनाते थे। उसके बाद जब वो ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो गया या ज्यादातर कंज्यूम हो गया, क्योंकि जो हेटेरोट्रॉफ्स है उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई होगी, उसके बाद ऑटोट्रॉफ्स ओरिजिनेट हुए। और ऑटोट्रॉफ्स में भी दो टाइप के ऑटोट्रॉफ्स ओरिजिनेट हुए, एक कीमोऑटोट्रॉफ्स और दूसरे फोटोऑटोट्रॉफ्स। कीमोऑटोट्रॉफ्स उन्होंने इनऑर्गेनिक रिएक्शन उनको यूटिलाइज किया और अपना भोजन बनाया, और दूसरे जो फोटोऑटोट्रॉफ्स थे उनमें भी दो टाइप के प्रोकैरियोट्स रहे होंगे, एक एनाएरोबिक फोटोऑटोट्रॉफ्स जिन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज किया एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरे जो एरोबिक फोटोऑटोट्रॉफ्स थे उन्होंने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किया और फूड मैन्युफैक्चर किया और ऑक्सीजन इस प्रोसेस में इवोल्व हुई। तो सबसे पहले ये जो एरोबिक फोटोऑटोट्रॉफ्स रहे होंगे वो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे रहे। आफ्टर द ओरिजिन ऑफ फोटोऑटोट्रॉफ्स, नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। मीन्स जब फोटोऑटोट्रॉफ्स ओरिजिनेट हो गए हैं तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनसे कंबाइंड हुई। ऑक्सीजन कंबाइंड विद मीथेन एंड अमोनिया टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो ये इसमें दो मेन स्टेप्स हुए, यानी कि ऑक्सीजन रिवोल्यूशन में ऑक्सीजन किसके साथ, CH4 और यहाँ पर CO2 एंड वाटर, और दूसरा जो ऑक्सीजन है वो अमोनिया के साथ कंबाइंड हुई और यहाँ पर फ्री नाइट्रोजन और H2 ये फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, है ना, ओजोन लेयर फॉर्मेशन। तो जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोऑटोट्रॉफ्स हैं वो ऑक्सीजन इवोल्व कर रहे हैं, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हुई एंड बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो किस में कन्वर्ट हुई, ओजोन। O2 UV लाइट एंड O3, ठीक है। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एक्शन से ओजोन लेयर फॉर्मेशन हुई, और ओजोन लेयर से जो लाइट एनर्जी है, केवल वो लाइट एनर्जी है उसके थ्रू पास हुई एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, उससे फोटोसिंथेसिस हुआ। एंड नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स। ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स का ओरिजिन कैसे हुआ, तो ऑब्वियसली वो किससे हुआ, प्रोकैरियोट्स से। जो प्रोकैरियोट सेल हैं उन्हीं के थ्रू और यूकैरियोट सेल का ओरिजिन हुआ। एंड यहाँ पर दो हाइपोथेसिस हैं जो
यूकैरियोट ओरिजिन को एक्सप्लेन करती हैं। सबसे पहली जो है वो सिम्बायोटिक ओरिजिन। Symbiotic origin, this hypothesis proposed by Margulis। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको हाइपोथेसिस को दिया और इनके अकॉर्डिंग क्या कि सबसे पहले जो एनारोबिक एक प्रेडेटर सेल रही होगी या होस्ट सेल, एनारोबिक होस्ट सेल, उसने एक एरोबिक सेल को एंगल्फ कर लिया होगा एंड विदाउट डाइजेस्ट देम, उसको डाइजेस्ट नहीं किया और वो सेल किस में कन्वर्ट हो गई, एक यूकैरियोट सेल में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि ये एक सेल है, ये एक प्रोकैरियोट सेल है और इसमें एक ये एनारोबिक सेल है। और ये एक दूसरी ये एरोबिक बैक्टीरिया है। तो इस सेल को इसने एंगल्फ कर लिया होगा और इस तरीके से ये एक यूकैरियोट सेल बनी होगी, है ना। तो यहाँ पर भी अलग अलग सेल जैसे कि प्लांट सेल या एनिमल सेल कैसे बनी होगी। एनारोबिक सेल व्हेन एंगल्फ एरोबिक सेल दे कन्वर्ट इनटू एनिमल सेल, यानी कि एनारोबिक प्रेडेटर होस्ट सेल ने जब एरोबिक सेल को एंगल्फ किया होगा तो उसने एनिमल सेल बनाई होगी, और जब एनारोबिक होस्ट सेल ने एरोबिक सेल और साइनोबैक्टीरिया को एंगल्फ किया होगा तब वो एक प्लांट सेल बनी। ओके, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है कि एक एनारोबिक सेल ने एरोबिक सेल को एंगल्फ किया होगा प्रोकैरियोट सेल ने, और बिना उसको डाइजेस्ट किए हुए वो सेल ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गई होगी। ये फर्स्ट जो थ्योरी है वो सिम्बायोटिक ओरिजिन थ्योरी है। सेकंड जो थ्योरी है दैट इज इन्वेजिनेशन थ्योरी या इन्वेजिनेशन ओरिजिन। इसमें इन्वेजिनेशन के थ्रू ये एक सेल है और इसी की जो मेम्ब्रेन है ये इन्वेजिनेट होकर के और सेल ऑर्गेनल्स इन्होंने बना लिए। इस तरीके से सरफेस मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट होकर के दूसरे जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे वो बनाए होंगे। तो यूकैरियोट के ओरिजिन में यहाँ पर दो थ्योरीज हैं। पहली सिम्बायोटिक ओरिजिन, मार्गुलिस के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि एनारोबिक जो प्रोटिस्ट सेल थी, प्रोकैरियोट सेल उसने एरोबिक सेल को एंगल्फ किया होगा और तब एक यूकैरियोट सेल बनी। दूसरी इन्वेजिनेशन थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोकैरियोट सेल होगी वो इन्वेजिनेशन के थ्रू उसने सेल ऑर्गेनल्स बनाए। एंड लास्ट स्टेप दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। Last step in the biological evolution that is origin of multicellular organism। जब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बन गए, क्योंकि यूकैरियोट क्या है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बना होगा, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म उन्होंने कॉलोनीज बनाई होगी और कॉलोनीज के बाद उनमें सेल डिफरेंशिएशन हुआ होगा और इस टाइप से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने होंगे। तो unicellular organism form the colony and then cell differentiation take place, they form the multicellular organism।
जैसे कि आपने पोरीफेरा, पोरीफेरा कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, और इससे पहले जो प्रोटिस्ट हैं वो यूनिसेल्यूलर हैं। तो इस टाइप से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।